नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आज आपसे चर्चा करूंगा मध्यकालीन भारत के इतिहास के टॉपिक बाबर की आत्मकथा और बाबरनामा में भारत का वर्णन। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में सल्तनत काल की बात की थी। सल्तनत काल और मुग़ल काल में जो टर्निंग पॉइंट आया है वो आया है बाबर ने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना। इसको मुग़ल साम्राज्य और वो उसको सल्तनत काल इसलिए कहते हैं कि सल्तनत काल में जो शासक थे वो अधिकतर गुलाम वंश से संबंधित थे और सुल्तान कहलाते थे, और मुग़ल काल में जो शासक होंगे वो बादशाह कहलाएंगे। वो अपनी अलग एक संस्कृति, अलग अपना एक वो लेकर आएंगे परंपराएं। इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बाबर, जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्ज़ा के यहाँ हुआ था। इनमें दो महान योद्धाओं का रक्त बहता था, चंगेज़ खां, और चंगेज़ खां के 14वें वंशज थे, और तैमूर लंग के मातृवंश जो इनकी माता थी कुतलुग निगार खानम, उनकी तरफ से 9वें वंशज थे। इस तरह दो महान विश्व योद्धाओं तैमूर और चंगेज़ खां का रक्त बाबर में बहता था, और बाबर का सपना था कि वो अपने पूर्वजों की भूमि भारत पर आक्रमण करे। इसी सपनों को संजोते हुआ बाबर बड़ा हुआ, और जैसे ही बाबर बड़ा हुआ उनके पिता की मृत्यु के कारण अल्पकाल में बाल्यकाल में बाबर को फरगना की गद्दी पर बैठना पड़ा। लेकिन बाबर के सामने कठिनाइयों का अंबार लग गया, और बाबर एक 12-13 साल का बच्चा होने के कारण इन समस्याओं का समाधान करने में बाबर को बड़ी समस्या आई, और बाबर कभी फरगना कभी काबुल इस तरह भाग दौड़ के उसमें चलता रहा। और 1526 को बाबर ने भारत की तरफ अपना रुख किया, और भारत में सामना होता है। इसमें अफगान शासक गद्दी पर थे इब्राहिम लोदी के साथ। पानीपत का प्रथम युद्ध भारत के इतिहास का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है, और बाबर की विजय होती है और भारत का इतिहास बदल जाता है। अब भारत में मुग़ल साम्राज्य के शासन की स्थापना होती है, और उस मुग़लों की एक इतिहास और संस्कृति की भारत में अब एक परंपरा शुरू होगी। 1526 में बाबर ने पानीपत का युद्ध जीता, और 1527 में 17 मार्च 1527 को जो भारत की दूसरी बड़ी शक्ति थी राजपूत, और राजपूतों में महाराणा सांगा, जिन्होंने 28 राजपूतों का एक संघ बनाया और बाबर से सामना करने के लिए आज डटे भरतपुर के रूपबास में खानवा के मैदान में। इस खानवा के मैदान का बड़ा इतिहास रहा है, और इस खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा का एक भयंकर युद्ध होता है। राजपूत रणबांकुरे अपनी वीरता के साथ युद्ध में लड़ते हैं, लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। बाबर, जो मात्र 10,000 सैनिक लेकर के काबुल से चला था, उसने सांगा की 40,000 की सेना को धूल चटा दी, और राजपूत उस युद्ध में बुरी तरह पराजित हुए। ऐसा कहा जाता है कि 12 बजते बजते तो राजपूतों के पांव उखड़ गए और वो हार कर भागने लगे, और इस तरह इस खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई, और बाबर की विजय के साथ में ही भारत में मुग़लों का रास्ता साफ हो गया। अब कोई छुटपुट शक्तियाँ ही उसका सामना करने के लिए बची थी। इसी कड़ी में बाबर ने तीसरा, देखिए बाबर की एक उसकी वो देखिए कि 10,000 सैनिक लेकर कहाँ काबुल से एक व्यक्ति आया है और भारत में किस तरह विजय करता जा रहा है। यहाँ लाखों की संख्या में के सैन्य में जो भारतीय शासक थे कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। कहीं न कहीं उस व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा, शासकीय गुण, कुशलता, प्रभावशीलता, अच्छे सैन्य शासन और अच्छी शस्त्र सामग्री, ऐसा कहा जाता है कि जो बाबर ने पहला आक्रमण बाजौर और भेरा के भारत के सीमांती क्षेत्र पर किया था, उस युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ था, बाबर ने किया था। इस तरह बाबर की तुलगुमा पद्धति, बाबर की सैन्य व्यवस्था, बाबर का सैन्य संचालन उत्कृष्ट था, और भारतीयों का ये इस तरह से एक सेना के अंदर जातीय विभाजन, इस तरह की फूट के कारण और भारतीय इन युद्धों में पराजय हुए। 1529 में चंदेरी, जो मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था, चंदेरी का युद्ध होता है 1529 के अंदर, और मेदिनी राय को बाबर पराजित करता है। इस तरह घाघरा का युद्ध 1529 घाघरा का युद्ध में
किस तरह से 29-30 में घाघरा के युद्ध में अफगान जो बचे हुए थे, जो पानीपत के युद्ध के बाद उन अफगानों का जो महमूद लोदी नाम का उस समय वो बच रहा था शासक, उसको पराजित किया घाघरा के युद्ध में। इस तरह बाबर ने 15, 26, 27, 28 और 29 4 युद्ध 4 सालों में लड़े और इन युद्धों के अंदर बाबर की विजय हुई। बाबर एक कुशल योद्धा था और साथ ही बाबर एक उत्तम हृदय का व्यक्ति भी था। बाबर ने उस ज़माने में भी अपनी आत्मकथा, अपनी बायोग्राफी लिखी है, जो बाबरनामा या तुजु के बाबरी के नाम से प्रसिद्ध। बेवरिज और अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद उर्दू और हिंदी अंग्रेजी में किया है और इस तरह बाबरनामा का अभी जो संस्करण है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सभी भाषाओं में उपलब्ध है। बाबरनामा में बाबर भारत का वर्णन करता है और इस भारत के वर्णन के अंदर बाबर भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी स्थितियों का बाबर बहुत अच्छे से वर्णन करता है। बाबर एक शासक के रूप में एक सफल शासक था, इस तरह बाबर एक लेखक के रूप में भी एक स्थापित लेखक था। बाबर ने बाबरनामा में तुजु की बाबरी में भारत का बहुत अच्छा वर्णन लिखा है। बाबर लिखता है कि भारत एक अच्छा देश है, पर बरसात के मौसम में यहाँ सीलन से बड़ा खराब माहौल हो जाता है, किताबें वगैरह सीलन से खराब हो जाती हैं। बाबर भारत के वर्णन में ये कहता है कि भारत में जातियों का बड़ा वो है भ्रमजाल और जातियों के नाम पर लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और जाति और वर्ण व्यवस्था की बाबर बड़ी अपने उसमें पुस्तक में बुराई करता है। अच्छी बात भारत के बारे में ये बताता है कि यहाँ कारीगर, हलवाई और इस तरह के दैनिक काम करने वालों की संख्या बड़ी पाई जाती है, जिससे बाबर को भारत में शासन करने में कोई समस्या नहीं आई। इस तरह बाबर ने अपनी पुस्तक बाबर तुजु के बाबरी में उसने भारत का बहुत अच्छा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वर्णन किया है। बाबर के इस तरह से भारत में नदियों का, झरनों का बड़ा अच्छा वर्णन करता है। खासकर बाबर यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी उनका भी वर्णन अपनी उसमें करता है। और बाबर एक बात ज़रूर शिकायत करता है कि यहाँ उतने अच्छे विद्यालय नहीं है जितने कि काबुल में है। तो यहाँ इस बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी बाबर ने अपनी पुस्तक में बातें कही हैं। इस तरह हमने बाबर की वर्णन किया। धन्यवाद।